इस वक्त दुनिया में दो जंग छिड़ी हुई हैं। जी हाँ, एक जंग तो है जो वेस्ट एशिया में लड़ी जा रही है। ईरान, इजराइल और यूएस सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरी जंग इस समय लड़ी जा रही है मार्केट्स में, ग्रीन और रेड के बीच में। जी हाँ, लाल रंग थमने का नाम नहीं ले रहा है और मार्केट में रीसेंट हाइस से करीब 15% की गिरावट हो चुकी है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या हम बॉटम के करीब हैं या अभी मार्केट में बड़ी गिरावट बाकी है? और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करें? इन सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विसेज के को फाउंडर अमित जैन हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, स्वागत है आपका थैंक यू सीनियर अनुज आवाज भाई। के इस पॉडकास्ट में। तो अमित जी के बारे में कहा जाता है कि ये मार्केट में काफ़ी बिग एंड बोल्ड कॉल्स लेने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। क्या आपकी बिग एंड बोल्ड कॉल ये है कि मार्केट में बॉटम बन चुका है इस समय? मतलब मोटा मोटी 500,000 पॉइंट तो देखिए इधर उधर कभी भी हो सकता है, लेकिन एक रफली मान के चलें कि 21,500 22,000 के करीब क्या एक लेवल्स नहीं टूटेंगे या वो रिस्क रहेगा? आई थिंक 90% आई कैन से यस, हाँ। दीज आर द सैक्रोसेंट लेवल। उसके बियॉन्ड मार्केट में नीचे जाना विल बी अ कंपेलिंग बाय फॉर अस। सो इंडियन मार्केट काफ़ी हद तक अनुज भाई लगता है कि बॉटम आउट हो चुका है, बट एक ही कैवेट है हम्म। और वो कैवेट है यूएस स्टॉक मार्केट। हम्म। तो यूएस स्टॉक मार्केट हमारे व्यू में अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ये यूएस मार्केट एक ऐसा स्टॉक मार्केट है जहां नैस्डैक का अर्निंग यील्ड लगभग 3.5% है, और जो 30 ईयर जी सेक है गवर्नमेंट का, वो आपको 4.5% का रिटर्न दे रहा है। हम्म। बॉन्ड मार्केट 4.5%, जो सेफेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड है। इक्विटी मार्केट 3.5% का अर्निंग यील्ड दे रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो डाइकॉटमी जब खत्म होगी और यूएस मार्केट में एक वैल्यूएशन फेयर आएंगे, तब हमें लगता है कि यूएस मार्केट बॉटम आउट होगा और तभी काफी हद तक इंडियन मार्केट भी बॉटम आउट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी मार्केट में पेन हो सकता है, और खास तौर से अगर ये मूव आया तो क्या डॉलर रुपी जो है वो और बड़ा मूव दिखा सकता है, एफआई की सेलिंग बढ़ सकती है इन दैट केस? मतलब एक कहीं ना कहीं एक सेंस ये बन रही है कि क्या एक आखिरी वाली गिरावट भारतीय मार्केट के लिए अभी भी बाकी है फिर? I think if I can say a bold call, yes. But it's a good time to accumulate. So you said अमित भाई बाय करना है, तो बाय नहीं करना, भी accumulate करना है। केवल क्वालिटी स्टॉक्स को accumulate करना है। तो गिव यू एफआई स्टेट्स 2022 से लेके और मार्च 2026 तक हाँ। एफआई ने लगभग 10 लाख करोड़ का माल बेचा है। हाँ। हाँ। 10 लाख करोड़ इज ह्यूज नंबर। हाँ, फिर? हम 2008 में उन्होंने अक्टूबर 2008 में 60,000 करोड़ का माल बेचा था, तो निफ्टी 50% टूट गया था। हाँ। ठीक खैर वो मार्केट अलग थी, हाँ, अब ये और ये मार्केट मार्केट अलग बिल्कुल अलग है। हाँ। तो 10 लाख करोड़ के बाद भी हम इतने रेजिलिएंट है, 10 लाख करोड़ की सेलिंग के बाद भी। हाँ। तो हमें लगता है कि ये मार्केट काफी हद तक बॉटम आउट हो चुका है। एक लास्ट लेग जैसा आप बात कर रहे हैं, मेरा भी व्यू वहां पे, और वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, वो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्ली वी आर द वर्ज ऑफ बॉटम एज वेल। लेकिन इसमें आप वॉर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? मतलब वॉर में आपको लगता है वॉर रिलेटेड जो भी डाउन साइड थी वो हो चुकी है? काफी हद तक फैक्टर इन हो चुका है, अनलेस वी सी चाइना एंड वियतनाम, चाइना एंड दिस ताइवान हाँ। इमर्ज ऑन द नहीं, मैं लास्ट उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मिडिल ईस्ट की, जो वेस्ट एशिया की। ये आई थिंक काफी तक फैक्टर इन हो चुका है। अच्छा। एक चाइना ताइवान अगर इमर्ज होता है एज अ फोर्थ फ्रंट ऑफ द वॉर, देन आई थिंक इट विल बी एक्चुअली अ प्रॉपर वर्ल्ड वॉर 3। एंड इनफैक्ट इफ यू सी वन ऑफ माय मीडिया इंटरेक्शन in COVID times, where we talked about that gold is next bazooka. This is an interview on 7th July 2020, when the world was passing through the COVID, and we given that bold call, आप गोल्ड खरीदिए, गोल्ड में पैसा बनेगा। तब गोल्ड का भाव $1,300 एन आउंस था, जो आज करीबन $5,000 एन आउंस चला गया था। लगभग 400% का रिटर्न रहा उस एंट्री पॉइंट से। ऑल्सो उसमें हमने एक बात की थी, जो वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स हैं, उसके अंदर एक सिनेरियो बन रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, 2022 से स्टार्ट होगा। और एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर 2022 से शुरुआत हुई। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, गोल्ड इज नेक्स्ट बजूका बाय अमित जैन। तो हमें लगता था कि जियोपॉलिटिक्स काफी हद तक चेंज हो रही है, एंड इट्स अ ग्लोबल ऑर्डर 2.0 व्हिच इज गोइंग टू सेट अप। सो केवल एक ये रिस्क है, इंडिया की अर्निंग का रिस्क हमें लगता है काफी तक बॉटम आउट हो चुका है। चलिए ठीक है। बिटकॉइन 50% गिर चुका है आपने बोला, डॉलर भी नीचे आया है। हाँ, तो गोल्ड, ऑब्वियसली गोल्ड में बड़ी रैली हुई है। इसके अलावा अब आपकी यहाँ से सबसे बड़ी बिग बोल्ड कॉल क्या है? जैसे 2020 में आपने बोला गोल्ड विल बी बजूका, हाँ जी। यहाँ से बजूका कॉल क्या है? यहाँ से सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर रैली दिख रही है अगले 5 से 6 साल के लिए? देखिए, अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हैं, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इट्स इन द लास्ट लेग ऑफ इट्स बेयर रन। ओके। ये जो 1.5 ईयर का जो बेयर रन रहा है,
इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बेयर रन इंडियन मार्केट हैज सीन। सितंबर 2024 से चल रहा से, है। हाँ। और उस वक्त हमने एग्जिट पॉइंट लिया था अपने मीडिया इंटरेक्शन के अंदर, दैट यू अगेन फाइंड आउट ऑन द गूगल वंस यू सर्च इट। वी एग्जिटेड ऑन 8 सितंबर 2024। ओके। तब से मार्केट में एक बेयर रन चल रहा है। हमें लगता है ये लास्ट लेग है उस बेयर रन का। और इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स इतने कंपेलिंग वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। टू गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, ऐसे काफ़ी स्टॉक्स अगर आप सर्च करते हैं जहाँ पे सेल्स ग्रोथ 20% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% की है लास्ट 5 साल की, और आपको स्टॉक प्राइस मिल रहा है 5 साल पुराना, तो ये एक्चुअली वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो हमें लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट में यू कैन मेक अ बिग मनी इवन इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स नाउ, बिकॉज जो उनका फ्रॉथी वैल्यूएशन था 2021 का और 2023 का, वो काफ़ी हद तक अभी डाई डाउन हो चुका है। ओके। तो अभी ये जैसे आप कह रहे हैं कि बाय जोन में नहीं, एक्यूमुलेट जोन में, तो अभी मतलब कितना पैसा लगा दें? 20% लगा दें इस मार्केट में, 25% लगा दें, या और ज़्यादा पैसा लगा दें? विल टेक अ लिटिल एग्रेसिव व्यू, 40% यू कैन पुट इट नाउ। 40% अभी लगा सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज एक लास्ट लेग बचा है, वो भी आएगा नहीं आएगा, यूएस में क्या प्ले आउट होगा, एटलीस्ट आपको ये मार्केट मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 40% अभी लगा देते हैं हम। बाकी के 60% के लिए क्या बड़ी गिरावट का वेट करें या कंफर्मेशन का वेट करें कि बॉटम बन गया उसके बाद लगा? अब बाकी के 60% में भी आप 20% के अच्छे ETF, आप बैंक ETF ले सकते हैं। इवन IT पे हम लोग कॉन्ट्रा बुलिश हैं, हमें लगता है IT यहाँ से बॉटम आउट होना शुरू होना चाहिए। एक रिजल्ट के बाद हमें क्लैरिटी आ जाएगी इन्फोसिस के, जो भी 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा। IT ETF में आप लगाएं और ETF को एज अ कैश ट्रीट करें। जब भी आपके स्मॉल कैप में गिरावट आए, आप ETF से उसको एवरेज आउट करें। और स्मॉल कैप में ऐसे काफ़ी स्टॉक मिल रहे हैं जहाँ ग्रोथ मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट डबल हो गया है 4-5 सालों में, पर स्टॉक प्राइस आपको 5 साल पुराना मिल रहा है। तो आप आराम से 40% अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप में लगाएं, 20% के आप ETF रखें और 20% गोल्ड में रखें एज ए कैश बफर। तो ETF और गोल्ड आपका बफर होगा, जो आपका फीडर होगा स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए अगर उनमें डाउनफॉल आता है तो। IT पर मैं अपना एक्चुअली अगला सवाल पूछने वाला था, अच्छा वो आपने प्रीएम्प्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो AI ट्रेड का रिवर्सल है, तो क्या यही रीज़न है जो आप IT पर बुलिश हैं? दूसरा सवाल, भले ही अभी प्राइस टू अर्निंग्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा हो, लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा है, एक रिपोर्ट भी आई थी, आपने पढ़ी थी आई थिंक 3-4 महीने पहले, कई लोग कह रहे थे कि उसमें TCS का नाम तक लिया गया था कि ये कंपनियां, इनके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब क्लाउड और इन सब के बाद। तो ऐसे में व्यू कैसे लें कि अर्निंग्स जो है IT की यहाँ से किस तरफ जाएंगी? ऐसे में तो प्राइस अर्निंग, अगर अर्निंग्स आधी होगी तो प्राइस अर्निंग आज भी महंगा है फिर तो। आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि जब भी हम किसी सेक्टर को वैल्यू करते हैं तो हम आने वाले 5 से 10 साल का अर्निंग का व्यू लेके चलते हैं। हमारे व्यू के हिसाब से ये जो प्राइस है, ये बहुत कंपेलिंग प्राइस है, एटलीस्ट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर मुझे यहाँ से 20% रिटर्न बनाना है लगभग आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, एट अ पोर्टफोलियो लेवल, नॉट एट अ स्टॉक लेवल, एट अ पोर्टफोलियो लेवल, तो मैं IT ETF में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि जो प्राइस कंपेलिंग, क्योंकि रिजल्ट्स में ये रिफ्लेक्ट होते होते जो AI का इम्पैक्ट है उसको लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू नाउ, आपको कोई भी चीज़ अगर AI सर्च करके देता है, क्या आप उससे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो या 4-5 बार चेक करते हो आप? नहीं, मैं तो अब ट्रस्ट करने लग गया हूँ। AI को पूरी तरीके से चेक करने लगे? मैं ट्रस्ट करने लग गया हूँ, अगर आपको, क्योंकि मैं इसलिए ट्रस्ट करने लग गया हूँ अमित, क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ AI ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। और अब देखिए, शुरू में काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस किए मैंने, क्रॉस चेक करता था, लेकिन आज की डेट में अब मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ जहाँ पर मैं ChatGPT या क्लाउड में जो भी आता है उसको मैं मान लेता हूँ कि ये सही बोल रहा है। आपके लिए वो हो सकता है परफेक्ट हो, हाँ। बट एक कंपनी जैसे इन्फोसिस और TCS के सबसे बड़े क्लाइंट जो है वो यूएस के अंदर बैंकिंग सर्विसेज हैं। हाँ। क्या बैंक अभी AI पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा? हाँ, वो क्वेश्चन मार्क सवाल है। हाँ, वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ। तो अभी हम TCS और इन्फोसिस की बात कर रहे हैं। हाँ। इनका मैक्सिमम एक्सपोजर यूएस बैंक्स के और यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, इंश्योरेंस कंपनी से। इन्फोसिस ने अभी इंश्योरेंस कंपनी खरीदी है। क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे आप AI इट विल टेक टाइम टू गेट वैलिडेशन, बिकॉज आप अपने $1 बिलियन एम्पायर को केवल एक AI के ट्रस्ट के बेस पे आप उसे रिस्क पे नहीं डालेंगे। बट इसका काउंटर भी है। कई लोग ये कहेंगे कि ह्यूमन एरर बल्कि हट रहा है यहाँ से, और AI जो है वो एकदम मशीन बेस्ड है, तो बिल्कुल गलती नहीं करेगी। 5 साल बाद हो सकता है ट्रस्ट। अभी मुझे ट्रस्ट करने पे, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ, मैं बैंकिंग का फिनेकल यूज करता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, फिनेकल में कैन आई रिमूव फिनेकल एंड पुट समथिंग इनटू AI ऑन ब्लॉकचेन आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम regulator will not approve it very fast. Regulator will always take time to understand, because they are always regressive. Unless they see a case study of 5 to 10 years of history of successful implementation, they will not approve it. आज तक हिंदुस्तान के अंदर ब्लॉकचेन का अगर आपको अप्रूवल लेना है रेगुलेटर से, you face lot of
challenges. सो ब्लॉकचेन या कोई भी ऐसी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें अडॉप्शन में समय लगेगा जो लगभग 5 साल का है. इससे पहले आप इस एक रिवर्सल ट्रेड को आप प्ले आउट कर सकते हैं. ये उतना ही व्यू है. आई एम नॉट सेइंग कि आईटी मुझे 10 साल के हिसाब से खरीदना है. फिर आईटी फिर रुक क्यों नहीं रहा है, गिरे क्यों चले जा रहा है? मतलब देखिए अभी जो सेलिंग है, आई सेड 10 लाख करोड़ का सेलिंग हुआ है 2022 से लेके अब तक. एफआईएस को देखिए एक और डायकॉटमी थी इंडियन मार्केट में. 3 साल पहले हमने हैंगसेंग टेक इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था जो इंडियन ब्राउजर्स में लिस्टेड है. हम ETF में बहुत इन्वेस्ट करते हैं हम लोग. हमें लगता है जो भी ETF वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे फैमिली ऑफिसेज जो है वो बड़े क्लाइंट होते हैं. ठीक है, उनको बड़ा अमाउंट लगाना होता है, ना कि स्मॉल कैप में 1-2 करोड़ लगाना होता है. उनको 50-100 करोड़ का पैसा लगाना पड़ता है. तो हम सोचते हैं कि ETF में सेफ्टी भी ज्यादा होती है. हम सब मानते हैं, आप भी काफी प्रोपेगेट करते हैं ETFs को सेफ्टी के साथ. तो हमने ETF इन्वेस्ट किया हैंगसेंग ETF. आप मानिए कि हैंगसेंग ETF जो हांगकांग टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसका पी था 7 और नैस्डैक का पी था 34. मुझे याद है वो चार्ट अभी तक याद है मुझे अच्छे से. वो अलीबाबा वगैरह सब काफी सस्ते हो गए थे. अब वो काफी वैल्यूएशन पे आ गया है. अब हैंगसेंग ETF भी लगभग हांगकांग टेक्नोलॉजी ETF भी अब करीबन 15 के वैल्यूएशन पे आ गया है. तो इंडियन मार्केट में जो 40 वैल्यूएशन था, नैस्डैक अभी करीबन 28 के आसपास है अभी भी. हाँ 28. तभी हम सेइंग कि अर्निंग यील्ड इज क्लोज टू 3.5 और US G-Sec इज 4.5 30 ईयर. तो अभी भी बहुत डिफरेंस है. तभी मुझे लगता है कि नैस्डैक में गिरावट आनी चाहिए. कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो ETF वाली चीज है, जो इंडियन मार्केट में जो बहुत बड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन था, हम एशियन पेयर से 60-70% प्रीमियम पे ट्रेड करते थे, वो अब काफी हद तक 40 वैल्यूएशन नीचे आ गया है. तो FI बेच रहे हैं क्योंकि उनको पुरानी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो और बहुत सस्ते मिल रहे थे. बट अब धीरे धीरे वो गैप कम हो गया है. इंडिया का प्रीमियम वैल्यूएशन काफी तक नीचे आ गया है और जो सस्ते मार्केट थे 7 की पी मल्टीपल पे, वो भी अब 12-13 की मल्टीपल पे आ गए हैं. तो ये जो गैप कम हुआ है, इससे सेलिंग आगे जाके अब धीरे धीरे कम होनी चाहिए. अब आपको आने वाले 3 साल में 10 लाख करोड़ की सेलिंग नहीं दिखेगी फॉर श्योर. अरे अमित, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. एक AI में अगर सर्च करें नॉस्ट्राडेमस ऑफ इंडियन मार्केट तो आपका नाम आ जाता है उसमें. तो अब आपका क्रिस्टल बॉल क्या कह रहा है? अगले 10 साल में कौन सी मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी और कौन सी मार्केट सबसे ज़्यादा करेक्ट होगी यहाँ से? देखिए अगर मार्केट्स की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने एक टर्म दिया था ब्रिक्स, करीबन 25 साल पहले. हम बोलते हैं ब्रिक्स से अब आपको मूव करना पड़ेगा. एक नया टर्म हमने एक्रोनिम बनाया है आशिका ग्लोबल फैमिली ऑफिस सर्विस के हिसाब से, दैट इज विपिक. विपिक वियतनाम है क्या उसमें? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो. वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इंडिया है और चाइना है. ये मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हमने कवर किया है. एंड ऑन योर पॉडकास्ट आई विल नॉट बी शाइंग अवे फ्रॉम सेइंग दिस, दैट आई बिलीव द सन विल अगेन राइज फ्रॉम द ईस्ट. इट्स अ टाइम हैज कम बिकॉज एशियन कल्चर जो वर्क का है वो बहुत डिफरेंट है वेस्ट के कल्चर से. और हम सब जानते हैं जब भी जितना हम वेस्ट विजिट करते हैं हमें लगता है कि अगर फन करना है तो वेस्ट में जाना है, यूरोप जाना है, पर काम करना है तो एशिया में आना है. राइट, वी ऑल बिलीव इट. सो आई थिंक हमारा टाइम आ गया है. तो 10 साल के हिसाब से विल मूव फ्रॉम ब्रिक्स टू विपिक. जब भी मैं आपसे मिलता हूँ एक बात आप करते हैं, एक टर्म है मैंने पहले नहीं सुना था, ईगो बूस्टर स्टॉक. वो क्या टर्म है? देखिए ईगो बूस्टर स्टॉक वो होते हैं जो आप बताना पसंद करते हैं कि मैंने इसमें 100% रिटर्न कमाया या 200% रिटर्न कमाया, पर आप ये बताना पसंद नहीं करते कि अगर आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो आपने इसमें कितना पैसा लगाया था. अच्छा, ये वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप होते हैं जो आपको जल्दी रिटर्न देते हैं, बट अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ऊपर इसमें रिटर्न आप पैसा नहीं लगा सकते. तो दे बूस्ट योर ईगो बट दे डोंट make you money on your overall portfolio. एग्जाम्पल मेरा 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है. तो ईगो बूस्टर स्टॉक में हर एक मैंने मान लीजिए 5 ईगो बूस्टर स्टॉक लिए, मैं 2 चल गए, 2 में रिटर्न मेरा 100% आया, मेरे पोर्टफोलियो रिटर्न कितना बना? 2% 100 करोड़ के ऊपर. अगर वो डबल भी हो गए तो अगर वो, जबकि मैं 100 करोड़ को केवल निफ्टी 200 के मिसप्राइस स्टॉक्स में लगाऊं, निफ्टी 20 और मतलब 20 में लगा दूं, बैंक निफ्टी 20 में लगा दूं, कभी IT 20 में लगा दूं, कभी PSU 20 में लगा दूं, तो मेरा रिटर्न करीबन 15 से 18% आराम से बन सकता है. ये बहुत फैसिनेटिंग बात कह रहे हैं आप. तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि रिटेल को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं मल्टी बैगर्स ढूंढ लूं. अगर आप बस मिस प्राइस लार्ज क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में SIP करते रहेंगे तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न अच्छा होगा. 100% अनुज भाई. I am a strong believer of that new philosophy called invest rightly, switch timely, which we famously call 9th wonder of the world. We strongly believe that because small cap में at times आपको invest rightly, comma switch timely. Okay.
हमें लगता है कि स्विच टाइमली इज द, कितने टाइम में स्विच करते हैं आप? आई थिंक डिपेंड करता है क्या एसेट क्लास है, ओके और हर एसेट क्लास में ये चीज हर देश में हर एसेट क्लास में ये थीम वर्क करता है. Okay. फॉर एग्जांपल 1950s टू 1980s इट वाज अ टाइम फॉर यूरोप एंड जापान. 2000 के बाद समय आया चाइना और इंडिया का. इकोनॉमिक्स में भी साइकिल वर्क करता है, प्रॉफिट में भी ये साइकिल वर्क करता है. जैसे टाटा ग्रुप में 2000 में सन 2000 में टीसीएस शुरुआत करी, और टाटा मोटर्स और टाटा स्टील है 1930s के 1920s के. आज टीसीएस का मार्केट कैप एक तरफ और टाटा ग्रुप के सारी कंपनियों का मार्केट एक तरफ लगभग बराबर सा था एक साल डेढ़ साल पहले तक, राइट. तो टाटाज ने भी स्विच टाइमली किया, उनको पैसा बनाना था. देश भी स्विच टाइमली करते हैं, तो दैट्स व्हाट वी कॉल कि आपको, और ऐसे एसेट क्लास भी स्विच टाइमली होते हैं. तो आपको हर चीज़ में स्विच टाइमली करना आना चाहिए. आप एक चीज़ को बहुत लंबे समय तक रखेंगे, अब उसका फायदा नहीं है, बिकॉज इंडिया इज नो मोर अ $400 बिलियन इकोनॉमी, इट्स अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी. हम काफ़ी हद तक वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज में, टॉप 5 इकोनॉमीज में हम आ चुके हैं. तो प्रोपोर्शनेट, आप जो बोला ना कि मल्टी बैगर मिलेंगे, वो मल्टी बैगर ढूंढने की गलती ना करें. इट्स बेटर कि आप एलोकेशन अच्छा करें, निफ्टी 200 स्टॉक्स में जाएं जहां पे सेफ्टी और वैल्यू इन्वेस्टिंग ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है. ओके तो इस बाजार में आपके हिसाब से कहाँ हैं ऐसे मौके, और अगर एक पोर्टफोलियो बनाओ ना अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का, एक तो आपने आईटी बोल दिया, हाँ. वो तो आपकी एक क्लियर बातों से नजर में आया, कॉन्ट्राबेट है थोड़ा. हाँ कॉन्ट्राबेट है. उसके अलावा और कहाँ कहाँ हमें मौके? लगता है निफ्टी बैंक के जो बीज हैं वो भी अभी काफ़ी अच्छे हैं, और मैं ईटीएफ की ही बात कर रहा हूँ अभी तक, बिकॉज ईटीएफ में बेस्ट है कि वो ज़्यादा गिरते नहीं है. एचडीएफसी बैंक अभी मान लीजिए 20% गिरा, बैंक निफ्टी तो मेरे ख्याल से 8 से 10% ही गिरा कंपेयर टू फ्रॉम दैट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू. सो ईटीएफ में सेफ्टी अभी बैंक बीज भी अच्छा लगता है, आईटी ईटीएफ भी हमें अच्छा लगता है, एंड पीएसयूज में हमें काफ़ी वैल्यू दिखती है. अभी पीएसयू बैंक के ईटीएफ काफ़ी हद तक अभी अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, फ्रॉम अ डिविडेंड यील्ड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव, फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव. हमें लगता है ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं. और एक चौथा एक और लगता है वो है एफएमसीजी, जो हमें लगता है कि लास्ट लेग ऑफ बॉटमिंग आउट हो सकता है काफ़ी हद तक. Okay. इन चारों के अगर कॉम्बिनेशन में आप प्ले करते हैं, इन्हीं के स्टॉक्स लेते हैं, इन्हीं का ईटीएफ करते हैं, आपका और 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आप काफ़ी हद तक बेटर रिटर्न परफॉर्म दे सकते हैं, रादर देन गेटिंग इनटू सम स्मॉल कैप माइक्रो कैप जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होता है. Okay, आप बहुत बार ईटीएफ वर्ड यूज कर रहे हैं. एक रिटेल का एक सवाल होता है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें या फंड मैनेजर्स को अपना पैसा दे दें. आपका क्या व्यू रहेगा उसमें? देखिए, मेरे हिसाब से तो आप फंड मैनेजर को पैसा दें, ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा है, क्योंकि फंड मैनेजर को पता है कि मैंने कोई स्टॉक बाय किया है तो क्यों बाय किया है, नंबर 1. नंबर 2, अगर वो स्टॉक गिर गया किसी कारण से, मार्केट नेगेटिव है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट में 2 फेजेस होते हैं. एक है कि आपका स्टॉक की परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो वो तो एग्जिट है. बट दूसरे ऑप्शंस होते हैं कि आपकी स्टॉक की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, आपकी कंपनी का पीएनएल बढ़ रहा है, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी कंपनियां हैं जो 20% कैगर से बढ़ रही हैं 5 साल से, पर स्टॉक प्राइस 5 साल के लो पे है. तो फंड मैनेजर को पता है कि भाई प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी कारण से ये स्टॉक गिर गया है तो मुझे एवरेज करना है. एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर अगर खुद इन्वेस्ट करता है तो उसको पता नहीं कि मुझे एवरेज कब करना है. और एवरेज करने के भी 2 तरीके होते हैं. एक, या तो आप प्राइस में एवरेज करिए, अगर स्टॉक 30-40% गिर गया है और वो क्वालिटी स्टॉक है तो आप एवरेज करिए. दूसरा, या आपको 6 महीने बाद ही एवरेज करना है, आपको टाइम एवरेज करना है. हाँ. आपने वो आज 10% गिरा, आपने खरीद लिया, फिर 20% गिरा, आपने खरीद लिया, मतलब वो 50% गिर गया, फिर आप क्या करोगे? आपने तो पूरा लिक्विड कर दिया. तो एवरेज करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप प्राइस से एवरेज करेंगे या टाइम से एवरेज करेंगे. ये आप भी बिलीव करते हैं, मैंने आपको कई बार सुना इस बारे में, है ना. तो उन दोनों को एवरेजिंग वो फंड मैनेजर को पता है, आपको नहीं पता है. आपको पता भी होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको कोई एक गाइडिंग फोर्स नहीं होगा. आप एवरेजिंग करते हैं वैसे? हम करते हैं, क्योंकि हमारे स्टॉक्स में हम पहले क्वालिटी देखते हैं. अच्छा. हम किसी भी ऐसी कंपनी में नहीं जाते जहां सेल्स की ग्रोथ कम हो रही हो. Okay. हम किसी भी ऐसी कंपनी को चूज नहीं करते जहां प्रॉफिट में ग्रोथ डिक्लाइन आ रही हो. हम ऐसी कंपनियां चूज करते हैं जहां सेल्स और प्रॉफिट तो ग्रोथ में है, पर मार्केट खराब है तो हमें प्राइस अच्छा मिल रहा है. तो क्या स्टेज आती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए थी, इसको तो लोवेस्ट भाव पे भी बेच देते हैं? देखिए, उसमें केवल 3-4 फैक्टर्स होते हैं. सबसे पहले मैनेजमेंट की गाइडेंस. अगर मैनेजमेंट ही अपनी कमेंट्री में बुलिश नहीं है, आपको याद होगा 2021 के अंदर एक थीम आया था स्पेशलिटी केमिकल्स का. 10 रुपए का स्टॉक, 20 रुपए का स्टॉक 300 पहुंच गया था. उसके बाद से उसका क्या हुआ? ठीक बात है. ठीक है. एक बार आया था रेलवे स्टॉक का थीम आया था, 10 गुना हुए थे स्टॉक्स एक साल में. हाँ, ठीक है ना. तो जब भी आपका स्टॉक फंडामेंटल से बहुत आगे निकल जाए, इट्स अ टाइम टू सेल. यह है प्राइस एक्शन के हिसाब से. दूसरा है, आपको लगता है कि मैनेजमेंट की गाइडेंस भी अब नेगेटिव हो रही है, या मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को मीट नहीं कर रहा है,
इट्स अ टाइम टू एग्जिट बिकॉज द प्रमोटर हु नोज द बिजनेस वही बुलिश नहीं है, तो आपके और मेरे बुलिश होने से तो स्टॉक चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, तीसरा, जहां प्रमोटर कॉन्टिन्यूसली उसको कैश आउट कर रहे हैं अपनी प्रमोटर होल्डिंग और कम कर रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग। कोई जब प्रमोटर का विश्वास नहीं है कंपनी में, तो आपके मेरे विश्वास से कंपनी चलने वाली, वी आर मियरली अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ये तीन चीजें, और चौथा ऑफकोर्स अगर प्रॉफिट गिर रहे हैं और सेल्स गिर रहे हैं तो हम एग्जिट करना पसंद करेंगे एट एनी पॉइंट, एंड रादर विल शिफ्ट इट टू समथिंग एल्स जहां हमें ग्रोथ दिखती है, बिकॉज मार्केट ओनली रिवॉर्ड ग्रोथ और वैल्यू। तो जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जो 26,000 के निफ्टी पर लेके बैठा हुआ है, उनके लिए क्या सलाह है? मेरी एक बड़ी पर्सनल सलाह है उनके लिए अनुज भाई। हाँ। एक तो उनको एक मिथ हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब भी रिटेल इन्वेस्टर से बात करता हूँ, नॉट फैमिली ऑफिसेस, उनको एक मिथ है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है, ठीक बात है। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कभी भी निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट, सही बात है, वो तो मिड कैप स्मॉल कैप में ही होते हैं ज़्यादातर। हाँ, स्मॉल कैप, इवन माइक्रो कैप, जो मैंने नाम भी नहीं सुने होंगे, सही बात है। क्योंकि किसी ने उनको टिप दी टेलीग्राम के ऊपर, हाँ, किसी ने उनको टिप, तो हम जनरली कहते हैं अगर आप न्यूज़ पे काम करोगे तो न्यूज़ बन जाओगे। तो न्यूज़ पे काम नहीं करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एडवाइस सबसे पहले कि आप न्यूज़ पे काम करोगे तो न्यूज़ बन जाओगे, आपको न्यूज़ पे काम नहीं करना चाहिए। नंबर 2, क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आप एवरेज कर सकते हो। अब आप बोल रहे हैं कि भाई आप 26,000 निफ्टी पे आप अटके, पर अगर जैसा आपसे मैं बहुत एग्री करता हूँ चीज़ के ऊपर कि निफ्टी तो हो सकता है 23,000 पे हो, पर मिड कैप और माइक्रो कैप, नॉट मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में तो भाव जो है, जो निफ्टी 14,000 पे था वो वाला भाव मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ, एम आई फेयर? बिल्कुल। राइट। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपने किस स्टॉक को खरीदा है, और उसके अगर फंडामेंटल डिटोरेट नहीं हो रहे तो आपको एवरेज करना चाहिए। सेल्स ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, मैनेजमेंट बुलिश है, आपको एवरेज करना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो आप एग्जिट करके, लॉस बुक करके, किसी और चीज़ में जहाँ ग्रोथ दिख रही हो वहाँ आपको स्विच कर लेना चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से। ऑल राइट, चलिए हमिद, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपसे बात करके, एंड लुक फॉरवर्ड टू आवर फ्यूचर डिस्कशन। बट आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। चलिए।